हेलो लर्नर्स, जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी की बहुत ही स्पेशल प्रैक्टिस, जो आपके सभी वनडे एग्ज़ाम, जैसे कि आपका पेट होने वाला है, लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, आपका सीटेट हाल ही में नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, आपका टेट 2022 वो भी हो सकता है दिसंबर तक हो जाए, आपका सुपर टेट आने वाला है। उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होने वाली है, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और इन फ्यूचर ऑल वनडे एग्ज़ाम पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। सफ़र ए प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। सो लर्नर्स, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कि ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसके 4 विकल्प दूंगी, बता दूंगी कि ये सही है, इसमें से एक विकल्प सही है, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ले आऊँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका एक ऑप्शन सही है, तो वो क्यों सही है। अगर वो तीनों गलत हो गए तो क्यों गलत हो गए। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट तरीके से समझाया जाएगा। मेरा वादा है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट से ही समझाऊंगी। उनके आंसर आपने अच्छे से देखे, समझे। मेरा वादा है आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, अगर आपने ईमानदारी से देखा। वो तो आप पे डिपेंड करता है लर्नर्स कि आपने कितने ईमानदारी से ये वीडियो देखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ण। अब आइए जानते हैं क्यों और कैसे। इससे पहले अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जिन्होंने क्रिएट लर्नर विजन का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आप उसका लाभ सबसे पहले पाएँ। देखते हैं अपना पहला ऑप्शन ए, शब्द। शब्द आपको पता है ये अक्षरों से मिलकर बने होते हैं और अक्षर जो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, तो ये तो भाषा की छोटी इकाई हो नहीं सकती। फिर देखते हैं ऑप्शन बी, व्यंजन। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं वो किसी की छोटी इकाई नहीं हो सकते हैं। अब फिर है आपका स्वर। जो स्वर अक्षर होते हैं वो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ण। अब इसको आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए यहाँ पे राम शब्द लिखा हुआ है। राम एक शब्द है, ठीक है। शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य। यहाँ पे राम आपका एक शब्द है, इसको हम तोड़ते हैं, विभक्त करते हैं, लिखते हैं रा, ठीक है। फिर प्लस, फिर हम लगाएंगे बड़ा की मात्रा यानी कि पाई, फिर प्लस, फिर माँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं रा। रा एक व्यंजन है और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो यहाँ पे रा में आपका आ वर्ण, स्वर छिपा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको अलग कर लेते हैं। रा में नीचे हलंत लगाएंगे, ये आधा रा हो जाएगा। फिर आ जो एक स्वर है इसके साथ लगा हुआ था। फिर हम पाई खींचेंगे, पाई जो अपना जो बड़ा आ है, पाई। फिर माँ में भी आपका आ छिपा हुआ है, वो स्वर है, मतलब माँ आपका व्यंजन है और उसमें स्वर की सहायता से बोला गया है, तो यहाँ पे आपका आ छिपा हुआ है, इसको अलग करेंगे। अब ये देखिए, जो ये रा है और ये माँ है, ये आपका वर्ण है। यहाँ पे ये देखिए, जो ये आ है और ये आ है, ये आपका वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए लर्नर्स। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लर्नर्स, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। आपके ऑप्शन हैं 52, 50, 40, 45। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 45। अब देखिए क्यों है, ये बता दूं आपको। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें आपके 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर आपके 52 वर्ण होते हैं, जिनमें आपके 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे लेखन के आधार पे पूछा जाए तो आप 52 बताइए, अगर आपसे उच्चारण के आधार पे पूछा जाए तो आप 45 बताइए। तो यहाँ पर मूलतः आपके 45 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पे और लेखन के आधार पे 52। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं।
आपके ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो आप सबको पता है यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर। स्वर बिना किसी सहायता से बोला या लिखा जाता है, और व्यंजन तो आपके स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्ण आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अक्षर वर्णों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर। अगला सवाल देखिए, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है? आपके ऑप्शन है 1000 ईस्वी, 1800 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, या फिर 1200 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1000 ईस्वी में। अब आइए थोड़ा तथ्य से देख लेते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। ठीक है, अब ये संस्कृत भाषा कैसे आपकी हिंदी भाषा में परिवर्तित हुई, इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। उसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतना आप समझ लीजिए कि हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो 1000 ईस्वी में हुआ है, और आपकी प्राचीन भाषा संस्कृत से, प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है, और ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मतलब ये प्राचीन संस्कृत भाषा धीरे 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 आपकी सौरसेनी अपभ्रंश तक पहुंची, और सौरसेनी अपभ्रंश से आपका हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ है 1000 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन है आपके ब्राह्मी लिपि, फारसी, रोमन, देवनागरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनमें से एक विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें देवनागरी लिपि में आप जिस वर्ण को उच्चारित करते हैं वही वर्ण लिखित होता है। ठीक है, जैसे आप का बोलते हैं तो का लिखा जाता है। जैसे आप ले लीजिए रोमन लिपि को, रोमन लिपि में नाइट, नाइट रोमन लिपि का शब्द है। आपने नाइट लिखा, नाइट में आपका के साइलेंट है, लेकिन बोला क्या जा रहा है नाइट, लेकिन के साइलेंट है। ठीक है, लेकिन आपकी देवनागरी लिपि लिखने में, बोलने में सबसे सरल लिपि है, और जो उच्चारित होता है वही लिखा जाता है। अब आइए देखते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि अर्धमागधी भाषा की लिपि है, और आपकी फारसी लिपि, ठीक है, फारसी लिपि का प्रयोग उर्दू, सिंधी, पंजाबी और अन्य भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपकी गुजराती भाषा किस लिपि की है। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं रोमन लिपि। तो रोमन लिपि में आपकी अंग्रेजी सहित पश्चिमी एवं मध्य यूरोप की जितनी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं, जैसे आपकी जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, ये सारी रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी गुजराती भाषा किस लिपि की है। छठवां क्वेश्चन, मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है आपके पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। आप सबको पता है एक बहुत ही प्राचीन राज्य है मिथिला, तो उस क्षेत्र की बोली मैथिली है। जैसे आपका मान लीजिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर, इन सब में मैथिली बोली बोली जाती है, और यह साहित्य की दृष्टि से बड़ी संपन्न बोली है। सातवां क्वेश्चन लर्नर्स, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन है आपकी अंधआस्था, अंधविश्वासी, नास्तिक, रूढ़िवादी। तो पहले जाने आस्तिक होता क्या है। आस्तिक मतलब जो ईश्वर में आस्था रखता हो उसे आस्तिक बोलते हैं, तो जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता हो उसे बोलते हैं नास्तिक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी नास्तिक। आठवां क्वेश्चन, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वाचाल, मूक, सौम्य, स्वच्छंद। तो यहाँ पे मितभाषी का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला। ठीक है, तो ज़्यादा बोलने वाला यानी कि वाचाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाचाल। मूक का अर्थ भी होता है कम बोलने वाला, तो इसका भी अगर विपरीतार्थक शब्द देखा जाए तो वाचाल ही होगा। सौम्य का तो उग्र हो जाएगा, और स्वच्छंद का नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नौवां क्वेश्चन, प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके नैसर्गिक, कृत्रिम, बनावटी, स्वर्गिक। प्राकृतिक मतलब जो आपको प्रकृति से मिली हैं वो सारी चीज़ें, और कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृत्रिम। 10वां क्वेश्चन लर्नर्स, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है? तत्सम आपका संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव आपके उसी के बिगड़े हुए रूप, जैसे देशज, विदेशज, खड़ी बोली, ये सारे शब्द आते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी काक। हालांकि ये चारों ऑप्शन आपके कौवा का ही पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी काक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए, त्वरित, हाथी, आलस, खप्पर। आपको बोलने से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ संस्कृत का है,
तो यहाँ पे ऑप्शन ए त्वरित, आपका संस्कृत का लग रहा है ना, तो ये आपका राइट आंसर है। अब देखिए जैसे हाथी, हाथी आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है हस्ती। आलस आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आलस्य। खप्पर ये आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है करपर। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन है, हिये तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है हृदय, प्रिया, हिम, हस्ती। अब देखिए ऑप्शन डी हस्ती, हस्त मैंने अभी ऊपर बताया ना, ये हाथी का तत्सम है, और हिम किसका तत्सम है, बर्फ का तत्सम है। तो यहाँ पर हिये तद्भव का तत्सम रूप क्या है, हृदय। ऑप्शन ए हृदय इज राइट। 13वां क्वेश्चन, सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है, यानी कि जिसको हम सबसे पहले गिनते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके प्रथम, अग्रज, आरंभ, अग्रगण्य। ठीक है, तो जैसे प्रथम है तो जो प्रथम है उसको प्रथम कहते हैं, गिना जाने वाली कोई बात नहीं है। अग्रज, अपने बड़े भाई को हम अग्रज कहते हैं जो हमसे बड़ा हो। आरंभ, जिसका हमने आरंभ किया, शुरुआत किया हो, उसको आरंभ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी अग्रगण्य, यानी कि जिसको हमने सबसे पहले गिना। गण्य मतलब क्या होता है, गिनना। अग्र मतलब सबसे पहले। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी अग्रगण्य। ठीक है, फिर आप देखते हैं 14वां क्वेश्चन, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, मतलब तुरंत कविता करने में कुशल हो। ऑप्शन है आपके सुकवि, महाकवि, आशुकवि, राजकवि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी आशुकवि। महाकवि किसे कहते हैं, जो कवियों में महान हो। राजकवि किसे कहते हैं, कवि मतलब जो राज का कवि हो। सुकवि किसे कहते हैं, जो सुंदर कवि हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका है 15वां क्वेश्चन, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। आरंभ से अंत तक के लिए ऑप्शन है आपके आरंभिक, अधोपंत, अधोपांत, संपूर्ण। आरंभिक का अर्थ होता है जिसका आरंभ हुआ हो। ऑप्शन बी अधोपंत, ऐसा शब्द मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी अधोपांत, इसका अर्थ होता है बॉटम टू एंड, यानी आरंभ से अंत तक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधोपांत। चलिए लर्नर्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस कैसी लगी, आपको हिंदी की क्वेश्चंस कैसे लगे, और जो मैंने वीडियो के बीच में आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, मान लीजिए आपका ये होमवर्क होगा, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आपको जवाब कहाँ से देना है, लेकिन आपको देना ज़रूर है। ऐसा करने से लर्नर्स आपकी मानसिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता का बहुत अच्छे से विस्तार होगा। तो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं आपका दिया है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये नहीं वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में फंसा के जाते हैं। इनको पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, फिर उसी के बेस पे आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सागर, रत्नाकर, नीरद, जलधि। सबको पता है कि जल की जितनी भी पर्यायवाची है उसमें दा जोड़ देने से आपका बादल का पर्यायवाची बन जाता है, और धा जोड़ देने से समुद्र का। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर है ऑप्शन सी नीरद। ठीक है, नीरद क्यों सही है, क्योंकि ये बादल का पर्यायवाची है। और ऑप्शन ए, बी और डी सागर, रत्नाकर, जलधि, ये सब आपका समुद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है गणपति, करिवरवदन, चंद्रचूड़ और विनायक। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, गणपति, करिवरवदन और विनायक ये सभी गणेश जी के पर्यायवाची हैं, लेकिन ऑप्शन सी चंद्रचूड़ ये गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब चंद्रचूड़ जो है वो शिव का पर्यायवाची है, जैसे शिव, शंभु, इनका पर्यायवाची है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है दिवाकर, तरणी, विश्वानस, शार्दूल। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दिवाकर, ठीक है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। तरणी ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। विश्वानस ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी जो है आपका शार्दूल, वो आपका बाघ का पर्यायवाची है, सूर्य का नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी शार्दूल। और शार्दूल के और भी पर्यायवाची जैसे व्याघ्र, मृगराज, है ना, पंचमुख, ये सब शार्दूल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आइए लर्नर्स देखते हैं आज का अपना आखिरी प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके क्रिया, धातु, कर्ता,
कर्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्म क्या है? कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस वाक्य में क्रमवाची का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ऑप्शन बी राम पत्र लिखता है, सी राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे भाववाच्य है। ये रहे आपके टॉप 20 मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस के। और भी प्रैक्टिस आने वाली है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन हिट करना पड़ेगा, जिससे उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और ये रहा आज का सवाल। इन सवालों के जवाब आपको देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। ऐसा करने से लर्नर्स क्या होता है? आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी ज्ञान क्षमता का विस्तार होता है। क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करने हैं इनके आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 सितंबर। इनके भी जवाब आपको कमेंट करने हैं। और एक क्वेश्चन आपका है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? आपके ऑप्शन है 10, 15, 18, 8। ठीक है, ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। इनके जवाब आपको कमेंट करने हैं। मिलते हैं अपनी अगली प्रैक्टिस की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच लर्नर्स। और हाँ, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना, और इन क्वेश्चन जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आंसर देना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है।